share the assessment criteria with you guys? ग्रुप में शेयर किया है मैंने? ओके, मुझे प्लीज आज कोई रिमाइंड करा देना, इंशाल्लाह आज करती हूँ। ये तकरीबन कोड जो है ना मेरी हर स्लाइड के फर्स्ट उस पेज के ऊपर होता है। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते सक्सेस के, वो अगर होते भी हैं तो समझ सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। जी चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों का राइटिंग प्रोसेस है। इसमें जब आप कभी कोई और बुक पढ़ोगे या गूगल करोगे राइटिंग प्रोसेस को, तो आपको 3 स्टेप से ज्यादा स्टेप्स भी मिलेंगे, 4-5 स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन मेजर जो बेसिक हैं वो 3 है, जिसकी वजह से ये आईकैप ने भी अपने बुक में 3 स्टेप्स ही डाले हुए, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द 3 स्टेप्स, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इनके बगैर आपका राइटिंग प्रोसेस एक इफेक्टिव राइटिंग की शक्ल में नहीं निकलता। हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, इसकी ब्रीफ प्लानिंग की बात हम करेंगे, जिसके अंदर पीआरसीएम की बात हमने कल की। उसके बाद आइडिएशन जो आपका फर्स्ट स्टेप में ही आता है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो तो ये नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 के अंदर इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, की प्लानिंग होती है और आइडिएशन होती है। प्लानिंग के ऊपर हमने कल थोड़ी सी बात की है, पीआरसीएम को लेकर प्लान कर रहे हैं कि मैंने क्यों लिखना है, किसको लिखना है, मेरा सामने वाला कौन होगा, मेरा वर्ड चॉइस कंटेंट क्या होने वाला है, मैं किस जरिए से भेजने वाला हूँ। अभी लिखने नहीं बैठे हो, अभी आपकी कोई भी इवन पॉइंट्स भी नहीं सोचे कि मैंने किस जो है ना वो क्या लिखूंगा। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर प्लानिंग में ये सोचा है कि अभी मैंने बॉस को छुट्टी के लिए अप्लाई कर एप्लीकेशन देनी है, बस अब उसके अंदर मैं लिखूंगा क्या और आइडियाज कैसे डालूंगा वो अभी आपने नहीं सोचा है। अभी आपने सिर्फ प्लान किया कि ओके मेरा कंटेंट ये होने वाला है कि मैंने तमीज के दायरे में रह के टोन्स पे सही बात करके मैंने ये अपने बॉस को कहना है कि मुझे छुट्टी दे दें। तो उसके बाद आइडिया सोचोगे कि अब हम सेकंड स्टेप पे आएगा कि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर आइडियाज किस तरह, कि मैं कैसे बॉस को बात करूं, कौन सी चीज फर्स्ट पैराग्राफ में लिखूंगा, कौन सी चीज मेरे सेकंड पैराग्राफ में जाएगी। इधर आपने अपने आइडियाज को बनाना होता है, फिर हम एक तरतीब देते हैं उस वक्त आइडियाज को बनाते हुए कि ये सेक्शन या ये जो पॉइंट है मेरा नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 के ऊपर आएगा। आइडिएशन सिर्फ सोचना ही नहीं होगा, आपने कहीं ना कहीं उसको पेन डाउन भी करना होगा, लिखना भी होता है कि ये मैंने आइडियाज जो सोचे और इस तरतीब से मैं इतने आइडियाज को जो हूँ वो एक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग में डालूंगा, जिसको हम कहते हैं आउटलाइन बनाना। ये जो ब्रैकेट में लिखा है अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। 3 दो चीजें इन्होंने, माइंड मैप्स, फिशबोन और अफिनिटी डायग्राम्स। बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अपने आइडियाज को नोट डाउन कर सको, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कुछ लोगों ने हमारे लिए टेम्पलेट्स टाइप चीजें डिजाइन करके भी दे दी हुई है कि जी इनको यूज करके आप अपने आइडियाज को जो हो वो माइंड में रख लो। अब कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सी चीज है, क्या आप समझते हो कि पूरी दुनिया में तरीके का प्रिंट आउट निकलता है कैलेंडर का? होते तो उसमें 12 महीने और 30-31 दिन ही है, लेकिन कोई पतला लंबा होगा, कोई बहुत रेक्टेंगुलर मतलब वो होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कोई वर्टिकल होगा, लेकिन उसके जो बेसिक चीजें वो तो सेम ही है, तो उनका डिजाइन और टेम्पलेट बदल जाता है। तो इधर भी बात यही है कि बेसिक चीज हमने यही करनी है कि अपने आइडियाज को कहीं रिकॉर्ड में रखना है, पेपर पे पेन डाउन करना है, ताकि वो हमारे आइडियाज जो है वो सही तरीके से अवेलेबल भी हो और एक तरतीब से भी पढ़े हो, बेतरतीबी ना हो, डिसऑर्गेनाइज ना हो। उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे हैं। यहाँ इन्होंने बुक के अंदर आपके 3 मेंशन किए हुए हैं कि शायद, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट वर्क इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, कि पाकिस्तान में ये 2-3-4 ज्यादा यूज होते हैं, रीजन दे हैव पुट इट इन माइंड मैप, फिशबोन और अफिनिटी डायग्राम। ये 3 ऐसी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं कि जिनके थ्रू आप अपने आइडियाज को तरीके से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, ताकि आपकी बेतरतीबी ना हो आइडियाज के अंदर। अभी अगर हमारे पर्सनल लाइफ में भी अगर बेतरतीबी है, कोई चीज पड़ी है, कहीं कोई चीज पड़ी हुई है, तो सुबह अगर उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, रात को आए थे थके आ रहे, आपने कीज कहीं फेंकी है, घड़ी कहीं है, वॉलेट कहीं है, बेल्ट कहीं उतार दिए लड़कों ने, जूता मोजा कहीं पड़ा हुआ है, अब सुबह क्या कर रहे हो, उठ के हाबड़ ताबी के अंदर ढूंढ रहे हो एंड टाइम जाए हो रहा है। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई चीज आप भूल भी जाओ,
घड़ी भूल जाओ, अगर कोई रिंग पहनता है तो वो भूल जाओ, चीज आप इस तरह में भूल सकते हो क्योंकि डिसऑर्गेनाइज हम हैं। तो ऐसे में ही अगर हम अपने बेतरतीबी से अपने आइडियाज को कहीं भी किधर भी किसी भी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, और खुद को भी अगर दोबारा से वो आइडियाज ढूंढने हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मैंने इस पेज पे लिखा था, नीचे लिखा था, ऊपर लिखा था, उससे तो बड़ा वाव आइडिया आया था, मैंने कहा था कोने में लिख लूं फिर ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, वो कोना ही नहीं मिलता क्योंकि वो अगेन डिसऑर्गेनाइज या अरेंजमेंट आपने सही नहीं की हुई थी। तो अगर वही आइडियाज हम एक तरतीब से फिलहाल किसी एक रफ पेपर के ऊपर 1 2 3 डालकर या कुछ करके लिख दे, तो हमें पता हो, हेडिंग दे दी उसके ऊपर कि अच्छा ये मैंने इस टॉपिक के ऊपर ये आइडियाज हो गए, ताकि जब मैं पेज को इधर उधर कर रहा हूँ रजिस्टर के या कर रही हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो विजुअली मुझे याद आ जाए कि किस पेज के ऊपर मैंने, फिर अंदर चाहे थोड़ी बहुत ही बेतरतीबी होगी उसको दोबारा ठीक कर लेंगे। तो पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम डिसऑर्गेनाइज हैं या बेतरतीबी है हमारी लाइफ में तो गड़बड़ होगी, थोड़ी सी क्या बड़ी काफी एंजाइटी हो जाती है, बंदे को स्ट्रेस हो जाता है कि लेट हो रहा हूँ, क्या होगा, बॉस से फाइल मांगी थी पता नहीं मैंने किधर रख दी। अगर आपने अपने ऑफिस में फाइल का एक अपना बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये डेली की है या ये वीकली है, कोऑर्डिनेशन कर लो, मतलब जैसे भी आपने अरेंज करना है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि वक्त पड़ने पर मैं फलानी जगह से इंफॉर्मेशन निकाल के, फाइल निकाल के, ईमेल निकाल के बॉस को, कलीग को, किसी को भी दे सकता हूँ। सेम इज द केस घर के अंदर भी, कि आपको पता है कि फलानी चीज मेरी वहां पड़ी हुई है। माय मदर यूज्ड टू से कि अलमारी जो है ना आपकी इस तरह ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, अंधेरा भी हो और आपको कोई कहे कि फलानी चीज लेके आओ तो आप अंधेरे में भी जाके वो फलानी चीज ले आओ, कि आपको पता होगा कि उस गड्डी के पीछे ये, उस गड्डी के नीचे ये। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी शुड हैव इन आवर लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल, ताकि फिर एंजाइटी कम। आपको पता है केस फ्री हो, मुझे पता है जब भी बॉस मांगेंगे ये चीज मेरी यहाँ पड़ी हुई होगी मैं दे दूंगा। तो ये आइडियाज के अंदर भी आपने करना है कि आपने बैठ के मीटिंग में आप चले गए अपने दूसरे कमरे में, बॉस ने आपको दोनों बंदों को बुलाया, जरा आइडियाज तो निकालना, अब आप कहोगे वो ढूंढ रहे हो अपने आइडियाज, तो वो फिर बॉस की नजर में अगेन आप वो हो गए कि आप डिसऑर्गेनाइज काइंड ऑफ अ पर्सन हो। तो इन सारी चीजों के लिए कि आपकी ह्यूमिलिएशन ना हो, आपके वर्क जो है वो अफेक्ट ना हो, आपका टाइम बचे, आपको एंजाइटी ना हो, और आपका मतलब काम तो कॉन्फिडेंट हो कि मेरे पास फलानी जगह काम या चीजें पड़ी हुई है, तो ये काफी सारी चीजें मल्टीपल हैं जिनकी वजह से जो है ये बेचारा छोटा सा काम हमने करने की जरूरत है कि चीजों को एक जगह तरतीब से रखने की जरूरत है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका जो स्टेप है ड्राफ्टिंग, या जिसको आप रफ ड्राफ्ट भी कह सकते हो। तो हमने पॉइंट्स बना लिए हैं, अब उनको एक रफ ड्राफ्ट की शक्ल देनी है, रफ वर्क कह लो, लिखना है उसको बैठकर। अभी क्योंकि हम राइटिंग की बात करें तो यहाँ राइटिंग वाली चीज है कि रफ वर्क करना है। अभी रफली हम एक चीज लिख रहे हैं कि ये मेरे 4 5 6 8 पॉइंट्स थे, अब उन पॉइंट्स को पैराग्राफ की शक्ल देनी है। कभी कभी पैराग्राफ्स प्लस हाईलाइट करके पॉइंटर्स में आपने वो चीज देनी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन मैंने सोचा था कि मैं पैराग्राफ में डालूंगा, ये वाला सेक्शन जो था मेरा पॉइंट्स में जो बना हुआ है वो मैंने सोचा था मैं बुलेट्स पॉइंट्स में लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं उलट ना कर दो, कि जो पैराग्राफ सोचा था बुलेट पॉइंट्स में लिखना है वो कहीं पैराग्राफ की शक्ल में तो नहीं लिख दिया, और जो पॉइंट्स मैंने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है वो कहीं बुलेट पॉइंट्स में तो नहीं लिख दिया था। तो वो हमने यहाँ ड्राफ्टिंग के अंदर बेसिकली अपने आइडियाज जो हमने एक जगह नोट डाउन किए हैं, आउटलाइन बनाई है, अब उन आइडियाज को जो 4 5 2 3 4 लफ्जों की सिर्फ लिस्ट बनी हुई है, उनको एक तरीके के सेंटेंसेस और तरीके के पैराग्राफ की शक्ल देनी है इस सेकेंड स्टेप। क्लियर है यहाँ तक? टेस्ट पहले बनाए, एक जगह नोट डाउन किया, क्योंकि जब भी हम कुछ लिस्ट बनाते हैं ना तो 2 3 4 लफ्ज लिखते हैं, पूरे पूरे जुमले नहीं लिखते। ये कीप दैट इन माइंड कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आज सोच रही हूँ कि क्लास के बाद मैंने जो है ना वो इच्छा जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने अगर अपनी कोई लिस्ट बनाई हुई है तो मैं इच्छा की हाईलाइट वो करूंगी, उसकी हेडिंग दूंगी और नीचे अपने सिर्फ काम लिख दूंगी, दुपट्टा लेना है या मैंने कोई घर का कोई सामान लेना है, मगर मैं ये पूरा जुमला नहीं लिखूंगी मैंने उस दुकान पर जाकर नीले रंग का दुपट्टा लेना है। दिस इज अ सेंटेंस दैट इज सपोज टू बी इन द पैराग्राफ, नॉट इन द आउटलाइन। ये माइंड में रखना चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना सिर्फ पेपर के लिए अपनी लाइफ में आगे के लिए भी, क्योंकि कोई मांगेगा बेटा आउटलाइन जरा देना, आपका बॉस या कोई कलीग, वो कहेंगे ये क्या है, ये आउटलाइन मतलब चीज तो समझ में आ रही है लेकिन आउटलाइन में ये थोड़ी ना लिखते हैं, आउटलाइन के अंदर तो बेसिक पॉइंट्स लिखते हैं। तो वहां फिर गड़बड़ हो जाएगी कि वो कहेंगे आउटलाइन तो बना दी है लेकिन उस तरीके से नहीं बनाई है जिस तरीके से आउटलाइन बननी चाहिए।
तो हमने वहां आउटलाइन में आपके कोई पेपर वाले दिन भी नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट नहीं हो रहे होंगे, टू द पॉइंट लिखने हैं। उन पॉइंट्स को फिर हमने पैराग्राफ की शक्ल देनी है अपने लेटर में या अपने ऐसे के अंदर। जी, ड्राफ्टिंग करते वक्त आपने माइंड में रखना है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है। कल हमने बात की थी ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की। आपको टॉपिक से पता होना चाहिए कि राइटिंग कर रहा हूँ वो अच्छी खबर है, बुरी खबर है या न्यूट्रल खबर है। उस तरीके का आपने अपनी अप्रोच जो है वो देखनी है। फिर वो वाली बात, कोई पॉइंट मैंने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर तो नहीं लिख दिया कि बेतरतीबी या डिसऑर्गेनाइजेशन या मिसमैनेजमेंट आपके पैराग्राफ्स में भी नहीं होनी चाहिए। लिखने के बाद ये लिखते हुए हमने थोड़ा सा चीजों को माइंड में रखना है। करते वक्त गलतियां होंगी, क्योंकि ये समझो कि जो रफ ड्राफ्ट है ये हम अपने लिए लिख रहे हैं। अभी हमने ऑडियंस को नहीं दिया, अपने रिसीवर को नहीं दिया, ये तो मेरे लिए है। ऐसा थोड़ी कि रफ ड्राफ्ट में काटा पीटी करी और वही डॉक्यूमेंट उठा के आप दे दोगे किसी को। ये तो आप अपने लिए लिख रहे हो अभी, कि जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे मैंने उसको सेंटेंस और पैराग्राफ्स की शक्ल अभी मैं दे रहा हूँ। अभी सामने वाले का फिलहाल कोई इसे लेना दे। डॉक्यूमेंट इज फॉर मी। ये माइंड में रखना, जो रफ ड्राफ्ट होता है वो सेल्फ सेंटर्ड डॉक्यूमेंट होता है। मैं अपने लिए अभी लिख रहा हूँ कि मेरे जो थॉट्स बनाए थे उनको मैं किस तरतीब, किस तरीके से पैराग्राफ्स की शक्ल दे पा रहा हूँ। जब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे तो कि हमारा रीचेक है, उस वक्त हम रीचेक करेंगे कि आया जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सही तरतीब, मेरे ऑडियंस को समझ में आएगी, मेरी लैंग्वेज चॉइस गलत तो नहीं है, मेरी टोन गलत तो नहीं है, मैं कहीं बहुत ज्यादा बॉसी तो नहीं लग रहा, रूड तो नहीं लग रहा, मेरा बिहेवियर गलत तो नहीं जा रहा है, मेरा स्टाइल गलत तो नहीं है कि मैंने डायरेक्ट लिखना था मैंने इनडायरेक्ट तो नहीं लिख दिया, मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लिख दिए हैं जिसके अंदर अंदर से जाकर ढूंढनी पड़ेगी मेरे ऑडियंस को इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं करना है, मैंने इसको दोबारा से कट कट पेस्ट करके, ये इंफॉर्मेशन यही रहनी चाहिए लेकिन अपने ऑडियंस को माइंड में रखते हुए मुझे थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़नी है। तो वहां आप समझो कि रिव्यू या रीचेक ये एक ही चीज होती है। आप अपने ही काम को रीचेक कर रहे होते हो, लेकिन उस वक्त आप समझो कि हम कहते हैं ना कि हमारे शूज में आके देखोगे तो पता चलेगा। तो आप बजाय इधर आके बैठकर रिव्यू करना है कि अगर मेरा जो है रिसीवर पढ़ेगा तो क्या ये बातें उसको समझ में आएंगी। तभी हमें रिसीवर के बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है ना, कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रिसीवर की होगी तभी हम इस साइड ऑफ द टेबल पर आकर रीचेक कर सकेंगे, नॉट लिटरली आकर, मतलब मेंटली आकर। फिर हम रीचेक कर सकेंगे कि आगे यार ये मेरे को या मेरे रिसीवर को ये चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ओके है, जरा सी माइनर चेंजेस है तो वेल एंड गुड है। कभी कभी थोड़ी ज्यादा चेंजेस करनी पड़ जाती है। तो इस सेक्शन में हम एडिट करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं और फिर अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं विद कॉन्फिडेंस के ए टू जी मैंने उसको 2 से 3 दफा रीचेक करके एडिटिंग कर दिए, जो एरर्स थे वो मैंने निकाल दिए और फिर देन यू कैन प्रेजेंट टू समवन। रिव्यू आप खुद भी कर सकते हो, आप किसी से करवा भी सकते हो, तो अभी हम आगे जाके देखते हैं। नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम दैट यू नीड टू रीचेक योर वर्क योरसेल्फ। कल हमने इस पे बात की थी पीआरसीएम, दैट इज क्लियर। कल कोई बच्चे मिस किए क्लास, किसी आपने किए शायद, आप थी, किसी ने तो नहीं मिस की क्लास। ओके, आप कल का लेक्चर फिर बेटा जरूर सुन लेना। आज 2-3 फाइल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, एक तो ये फाइल होगी और असेसमेंट क्राइटेरिया वाली, और कल की भी पीडीएफ फाइल। अभी हमने 3 स्टेप्स की बात की, यहाँ दोबारा से रीस्टेट हुआ है। कुछ एक आध स्लाइड्स अगर मैं आगे चली जाऊं तो डोंट माइंड, उसका मतलब ये होगा कि मैं प्रीवियस वाले स्लाइड में ही आपके साथ वो चीज थोड़ी सी शेयर कर चुकी हूँ। ये इमेज मैंने आपकी बुक से ही ली है कि प्लानिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है और फिर रिव्यूइंग होती है, या उसको आप रीचेक भी कह सकते हो, रिविजन भी कह सकते हो। ये आर होगा आपका, आप कभी गूगल करोगे तो उसको रिव्यू का नाम होगा, कभी रीचेक का नाम होगा, कभी रिविजन का नाम होगा। मतलब वो ये कि अपने काम को आपने जाके दोबारा से चेक करना है। पीआरसीएम बार बार आ रहा है ना, तो इसको सोचो कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना ये। इनको पढ़िएगा जरा, इस पॉइंट को टू योर सेल्फ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा।
कुछ भी ना समझ आए फौरन पूछ लें। डन। अच्छा, ये माइंड में रखना कि ये राइटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, राइटिंग प्रोसेस फॉर आई कैप फाइनल एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही। ये ओवरऑल जर्नलाइज के मिनिमम 3 स्टेप्स वो आपको बता रहे हैं कि जो आपको पेपर में भी काम आएंगे, आपको आगे जाके आर्टिकलशिप में और बाकी आगे जाके ऑफिसेज में जब ग्रो करोगे इंशाल्लाह तो ये चीजें आपके माइंड में आएंगी, काम आएंगी। अब यहाँ इसको प्री राइटिंग भी बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, तो यानी कि प्लानिंग ऑब्वियसली आप कोई काम करने से पहले करते हो ना, या काम कर लिया और फिर प्लान करोगे कि मैंने, हाँ, ऐसा नहीं होता ना, काम करने से पहले ही आपकी प्लानिंग होती है, तो इसको प्री राइटिंग भी बोलते हैं, प्लानिंग वाली स्टेज को। कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो राइटिंग से पहले, वो ये है कि आपने पहले सोचना है कि किसको दे रहे हो, पीआरसीएम को माइंड में रखते हुए आइडियाज बनाने, अभी तो लिखने तो बैठे नहीं हो, आइडियाज अभी सिर्फ सोच रहे हो। तो ये आपकी प्री राइटिंग जो फेज है, इज बिफोर यू राइट अ ड्राफ्ट इट इन थिंकिंग। सबसे पहली बात, सोचोगे तो पॉइंट्स बनेंगे। चाहे किसी से कह रहे हो कि भाई मुझे हेल्प कर दो, बताओ मुझे पॉइंट, तो वो भी तो सोचेंगे ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ ये कॉमन सेंस की बात है। तो आपकी पहले थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर आप जो हो ना नोट टेकिंग करते हो, यानी कि अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं जो भी आपसे मिल रहा होता है पेन डाउन कर रहे होते हो, आपसे मिल रहा है, भाई से मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपने किसी जगह के ऊपर नोट डाउन करना होता है। टेक टॉकिंग टू अदर्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग की नौयत क्या है। अगर तो कोई छोटा मोटा काम है तो खुद ही सोच लिया, खुद ही कर लिया, ज्यादा नेट की हेल्प ले ली। अगर थोड़ा सा मीडियम साइज का समझो काम है तो चलो भाई से, अब्बू से, या उस प्रोफेशन से रिलेटेड किसी बंदी की हेल्प ले ली, खुद थोड़ा सा सोच लिया, गूगल से ले लिया, काम हो गया, आपका पीस ऑफ राइटिंग डन होगी। डॉक्यूमेंट 3-4 पेज का फलाने ने कहा था, वो हो गया। कभी कभी आपकी नौयत राइटिंग की बड़ी होती है। जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की थीसिस वगैरह की बात करूं, आपकी जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो उस सिचुएशन में यू नीड टू टॉक टू पीपल, फील्ड में जाकर भी काम करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। क्या आप अपना रजिस्टर या कोई चीज लेके, तो कभी कभी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, किसी के साथ इंटरव्यूज नहीं कर रहे होते, और फिर जाके अपनी कोई पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो, तो आपको कभी कभी लोगों से बात करनी पड़ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ योर राइटिंग, नॉट ऑलवेज। ये सारी चीजें जो कॉमा के साथ लगी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही काम के लिए नहीं चाहिए होंगी। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन या नौयत उस वक्त राइटिंग की क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो डेफिनेटली आपको हर स्टेप पे हर टाइप ऑफ राइटिंग के लिए करनी पड़ेगी। आउटलाइनिंग, अगर अच्छा राइटर बनना है तो आउटलाइनिंग की आदत डालनी पड़ेगी कि मैंने नोट्स बना लिए, लेकिन उन नोट्स को भी ब्रेक डाउन करना है आउटलाइन की शक्ल में, देन ड्राफ्टिंग करनी है। पहला काम सोचना, फिर चीजों को नोट डाउन की हुई चीजों को मजीद ब्रेक डाउन करना और आउटलाइन बनाना कि ये जो मैंने चीजें सोची हैं वो मैंने डालनी किस तरतीब से हैं। आउटलाइन बनाओगे पहले, फिर जाके आपका ड्राफ्टिंग शुरू होती है, रफ ड्राफ्ट जो है आपका। ऐसे ही नहीं बस सोचा और धड़ 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 लिखना। मतलब जो आईक्यू जिनकी बहुत ज्यादा होती है या बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, तो दे माइट अ स्टेप और टू। लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं वो भी अपने राइटिंग प्रोसेस के चीजों को फॉलो करते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि सोचा और लिखना शुरू कर दिया बाद में एडिटिंग करी, तो उसमें गलतियां होने की मजीद ज्यादा चांसेस होते हैं। और या एज अ स्टूडेंट मैं की अगर बात करूं तो ये तो मैंने देखा ही है कि वो इज एन आर आम की गलती हो जाती है कि बाद में एडिटिंग करते करते टेंस भूल जाते हैं कि हमने की थी तो टेंस को भी तो चेंज करना था, तो वो इज आर एम तो वहीं रह गया और हमने आगे की चीजों को चेंज कर लिया। तो ड्यूरिंग राइटिंग हम जो है ना वो एडिटिंग नहीं करेंगे बीइंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको गैदर करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आप छोटा कोई काम कर रहे हो या आप कोई बड़ा काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, बड़ा काम कर रहे हो तो कभी कभी लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा आपको जाके, आपको अपनी पीस ऑफ राइटिंग में वो जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे पॉइंट्स। कभी कभी रिसर्च करनी पड़ती है, अगर कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो तो लाइब्रेरीज में जाकर आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, और ऑनलाइन जो बुक्स अवेलेबल होती है उनको पढ़ के रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कि आपने इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए, सिचुएशन क्या है, और कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ये भी हमें पता होना चाहिए। हर काम के लिए लाइब्रेरी, काम के लिए बंदे के इंटरव्यू ले लो, हर काम के लिए फील्ड में निकल के बगैर सोचे समझे नहीं, प्लानिंग
का हिस्सा है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि यार इस पॉइंट के लिए या सिचुएशन या टॉपिक के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत है भी कि नहीं। क्या किसी से पूछा और काम हो गया, तो ये हर जगह ये चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर काम आएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आइडियाज, जनरेटिंग आइडियाज इन एन एक्टिविटी दैट आउट द राइटिंग प्रोसेस। अब जैसे मैंने अभी बात की कि कभी कभी हम लाइफ में चीजें प्लान करते हैं, क्या 100% वैसे ही हो जाती है? नहीं होती। अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं होती, कभी हमारी खुद की नाअहली या काहली या नेदौर की वजह से नहीं होती, कभी कभी हो भी जाती हैं। तो इसी तरह जब हमने प्लानिंग किया है, उस वक्त हमने भाई मेरे पास 1 घंटा है, आधा घंटा है सोचने के लिए, बस मैंने इस आधे घंटे में सोचना है, फिर बाकी मैंने अपना जो है ना वो आउटलाइन बनानी है। अब उस आधे घंटे में आपको फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स आ गए हैं। अब जब आप उन 10 पॉइंट्स को आउटलाइन बना रहे हो, आउटलाइन बनाते बनाते अब आप रफ ड्राफ्ट वाले सेक्शन के ऊपर आए हो, स्टेप पर आए हो, और आप लिख रहे हो। आप कह रहे हो टाइप करते हुए या लिखते हुए, क्योंकि आपका माइंड सिचुएशन और उसी टॉपिक के बारे में ही सोच रहा कर रहा है ना। कोई रोबोट तो होने के बस यहाँ से देखा इधर लिख लिया, यहाँ से देख लिया इधर लिख लिया। तो कभी कभी ड्यूरिंग राइटिंग भी कोई पॉइंट माइंड में आ जाता है, तो राइटिंग को वहीं स्टॉप करो, उस पॉइंट को यहाँ लिखो, अंदर नहीं लिखना। क्या पता इट डज नॉट मेक सेंस, अभी तो अचानक आया ना, अभी पॉपअप हुआ है, उससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन इस वक्त जरूरी है और इसी पैराग्राफ में डालना उसको जरूरी है जहां मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। तो उस आइडिया को फौरन लिख हो गई, और फिर ये देखें कि ये कहाँ फिट बैठ सकता है, आया अगर फिट बैठ भी सकता है कहीं, तो मैंने इस पैराग्राफ में नहीं डालना उसको, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ, याद आया हाँ, अब वो चाहे वो ऊपर वाले पैराग्राफ में डालना था, चाहे हो सकता है थर्ड वाले पैराग्राफ में आपने वो पॉइंट डालना हो, बड़ा अच्छा पॉइंट, तो नोट इट डाउन एंड चेक कि वो कहाँ फिट बैठ सकता है। अगर वो फिट बैठ सकता है, वो अगर नहीं बैठ सकता तो उसको माइंड से निकाल देंगे, वहीं कट कर देंगे और दोबारा से अपना टाइपिंग शुरू कर देंगे। तो आपके आइडियाज पॉपअप हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, अगेन रोबोट्स नहीं ना है कि कमांड दिया बस उसने वही चीज दे दी, लिखते लिखते आ सकते हैं, लेकिन देर एंड देन उसको वही इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? ऊपर नीचे हो जाएगा, आप बात कर रहे हो करते करते किसी और पॉइंट पे चले गए और फिर अपनी दूसरी ऊपर वाली बात को कंप्लीट कर दी, तो अगला बंदा कहेगा हैं उधर वाली बात को कंप्लीट करते करते बीच में ये फलानी चीज कहाँ से आ गई। रिलेटेबल होना चाहिए ना, वरना कनेक्शन रीडर का राइटिंग से लूज हो जाएगा। ये फिर आया पीआरसीएम। रूट वगैरह की बात तो चलो अभी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जो है ना वो पर्पस जरूर है, रीजन फॉर राइटिंग अपने पेपर के लिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, टॉपिक क्या है मेरा, रिसीवर कौन है, मेरा एग्जामिनर है, और मेरा कंटेंट ठीक होना चाहिए। मीडियम भी हमारा वैसे माइंड में हो जा रहा है। अच्छा, एक ये मैंने इमेज डाली हुई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू विद मी, कोई कंफ्यूजन व्हेन आई आस्क कि कोई सवाल है तो दैट गोज फॉर यू आल्सो। अच्छा, ये ब्लू और सॉरी येलो और पिंक में है अगर, तो यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ ब्लू और येलो नजर आ, दो अलग अलग हैं। आप समझो कि ये किसी बंदे का या बंदी का ऑफिस का कोई अपना एक वो है, नोटिस बोर्ड टाइप चीज है जो आपके डेस्क के साथ उन्होंने लगाया हुआ होगा। तो उसमें उन्होंने कलर कोऑर्डिनेशन के साथ चीजों को लिखा हुआ है, अपने आइडियाज को या अपने उस समझो कि कोई काम करना है उसके पॉइंट्स को जो है ना वो उन्होंने लिखा हुआ है। हो सकता है कि उन्होंने वो फिजिकली ना करनी हो, लेकिन वो वैसे काम करने हो या किसी को कहना हो काम करने के लिए, तो उन्होंने बेसिकली जो लिस्ट चीजें बनाई हुई है वो पिंक में अगर देख रहे हो, इफ दैट इज पिंक नहीं ब्लू में, सॉरी यहाँ ब्लू आ रहा है, कि उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। और जो दूसरा वाला कलर है येलो, उसमें उन्होंने ऊपर छोटी कैपिटलाइजेशन की हुई है, फॉन्ट छोटा है, और अंदर और छोटे फॉन्ट में उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऐसा ही है। आप ये समझो कि जो पिंक वाली चीज है ना, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारी हेडिंग है, और उसके नीचे फिर हम सब हेडिंग देते हैं और फिर अपने पॉइंट्स को लिखते हैं नीचे। अगर मैं एग्जांपल आप लोग को इस तरह दूं कि वो आगे जाके दूंगी, वो एफिनिटी डायग्राम की होगी। तो हम जब बात करेंगे, आपका बॉस आया कि जी हमारा जो जो है ना ट्रिप जा रहा है हिल स्टेशन, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या क्या किया हुआ तुमने, तो फौरन उनकी आंख किधर जाएगी, जहां भी वो सेफ्टी मेजर्स लिखा हुआ है उधर।
कि सर सेफ्टी मेजर्स के लिए ये हो रहा है, फलाने के लिए ये हो रहा है, खाने पीने के लिए हमने ये चीजें ले ली हुई है। गाइड की कहाँ से बात हो रही है, जो वो जो टूरिस्ट गाइड है वो हो रहा है, उससे हमने सारी बात कर ली है। तो आप ही उनको बता दो कि रादर अगर आपने एक ही यही पेज यहाँ स्टिक किया हुआ होगा और सारी बातें एक ही पेज पे लिखी हुई है, विदाउट हाईलाइटिंग, विदाउट कलर कोऑर्डिनेशन, कुछ भी नहीं, तो आपको पूरा पेज में ढूंढना पड़ेगा कि मैंने सेफ्टी की बात लिखी कहाँ थी, क्योंकि ह्यूमन ना भूल जाओगे पहले पैराग्राफ में थी कि सेकंड में थी, जब किसी चीज को हाईलाइट या प्रोमिनेंट ही नहीं किया हुआ। तो लिखा हुआ है लेकिन देर कितनी इंफॉर्मेशन देने में, तो टाइम इज मनी ना। तो वो एक चीज, और दूसरा ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। तो आपने अपनी चीजों को इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे कभी को मांगे तो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको दे सको, इफ नॉट विद इन अ सेकेंड। लेकिन आपको ये पता हो कि कॉन्फिडेंट हो गए आप मेरे से चीजें मांगेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे, फाइल मांगेंगे, तो वो आराम से मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इन्होंने इसमें if I'm not wrong, इमेजेस भी डाले हुए ना, देखो साथ में रेफरेंस इमेजेस, शेयर कार्ड्स यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ उन्होंने मजीद अपनी विजुअल अटेंशन के लिए, या जो भी पढ़े आके उनका बोर्ड, उसकी विजुअल अटेंशन के लिए भी उन्होंने इमेजेस भी साथ में डाले हुए हैं कि बात होगी कि कितनी गाड़ियां का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। अगर हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो वो यहाँ जी जैसी गाड़ियों का देखूंगा तो मैं वहां बात हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखो तो हेलमेट की एक पिक्चर डाली हुई है कि सेफ्टी मेजर्स में यहाँ इसी वजह से यहाँ अगर आंख नहीं जाएगी विजुअली तो इधर तो चली ही जाएगी। तो वो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए मजीद हाईलाइट की हुई है चीजों को। तो दिस इज अ वे दैट वी कैन लाइक ऑर्गेनाइज थिंग्स। हाइजीन की बात हुई भी तो नीचे कहीं और भी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह डाले हुए होंगे। इधर तक क्लियर है? इन शॉर्ट सारी बात इसके अंदर राइटिंग प्रोसेस में ये कि अगर ध्यान से दिल लगाकर काम करोगे तो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। वो हमारी लाइफ में भी है। अच्छा काम घर में भी करोगे तो प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। अगर आप पढ़ाई अच्छी करोगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम राइटिंग प्रोसेस में दोगे तो आपकी पीस ऑफ राइटिंग जो फाइनल है वो अच्छी होकर निकलेगी। तो बात यही है कि यहाँ डिफरेंट स्टेप्स या टेक्निक्स हैं, लेकिन मेजर चीज वही है कि आपको ध्यान देना है, फोकस रखना है अपने आप को कि कौन सी चीज मुझे यहाँ यूज करनी है, कौन सी चीज मुझे यहाँ यूज नहीं करनी है। अगर आप मैं हिल स्टेशन ही की बात करूं, अगर आप लोग जा रहे हो हिल स्टेशन ग्रुप बनाकर, तो क्या उधर शेरवानी लेके जाओगे? शायद कुर्ता लेके जाओ पैकिंग करते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि मैं हिल स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे जो है ना उससे सलीम शाही या जो पिशावरी चप्पल है वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं लड़कों की बात करूँ, उधर मुझे स्नीकर्स, जॉगर्स और इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो मैं 2 से 3 रख लूं या 1 से 2 रख लूं, एक पहन के चला जाऊं, एक लेके चले जाऊं, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो ना। ऐसा नहीं है कि पता भी है कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ और ये चीज मुझे फिर भी डाल दो, तो वो क्या है, वो इररेलेवेंट चीज है। तो हमने भी ये चीज माइंड में रखनी है कि जब मैं राइटिंग प्रोसेस कर रहा हूँ तो मैंने इररेलेवेंट चीजें नहीं डालनी है। तो जब हम अपनी लाइफ में अगर इस तरह की अप्रोच रखते हैं तो वही अप्रोच हमने अपनी पीस ऑफ राइटिंग में रखनी है। और कभी कभी ऐसा होता है पैकिंग करते हुए चीजें एक्स्ट्रा डल भी जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो वही वाली चीजों की रीचेक किया, फलानी फलानी चीजें डली, हाँ वो टूथब्रश भूल गया था, चलो टूथब्रश डाल देते हैं। तो वो एड एंड रिमूव वाली चीज होती है आपकी पैकिंग में भी। तो सेम इज द केस विद राइटिंग। अच्छा ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। Why is idea generation important for businesses? अगर अब हम थोड़ी सी बिजनेस राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये कमरा इतना अच्छा है कि इसमें से 1-2 एसी हम लेकर ना C14 में लगा लें, अगर आप लोग सुन रहे हो तो। उधर सिर्फ एक एसी और लंबा, माशाल्लाह। जी, व्हाई इज आइडिया जनरेशन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, ये पढ़िएगा जरा पहला वाला पॉइंट। All innovation starts with a great idea, but one tends to come from, अगर हम किसी भी बिजनेस में हैं, खुद का कारोबार है या कहीं काम कर रहे हैं, अगर हम इनोवेशन या कोई नया ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में, क्या चीज नई आई है, क्या चीज नहीं आई है, उसके ऊपर नजर नहीं रखेंगे अपने काम में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आप किसी की तरफ नौकरी भी इवन कर रहे हो, तो अगर चेंजेस नहीं लेके आओगे, वक्त के साथ नहीं चलोगे, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इस वजह से इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिएशन आपके लिए जरूरी है कि ओके ये ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें भी फिर इसी तरह काम करना चाहिए।
तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो कंपनी या वो कंपेटिटर्स आगे निकल जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम ओल्ड थॉट्स वाले हैं एंड हम वही हैं कि जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, हमने आगे इससे नहीं बढ़ना। तो आइडिएशन इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने अपने बिजनेस को या काम को ग्रो करना है तो बाय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स वन कैन गिव द टीम द क्रिएटिव टूल्स दे नीड टू जनरेट आइडियाज इन एनी सिचुएशन। आप समझो कि जब आप अगर लीडर हो कहीं या सीनियर हो, कि आप अगर खुद इनोवेटिव हो या अच्छी सोच या इनोवेशन के ऊपर बिलीफ रखते हो, तो आप भी सोचोगे और आपके सोचने से आपकी जो टीम है या जो जूनियर्स है वो भी मोटिवेट होंगे कि जी अच्छा बॉस भी कर रहा है। नॉट नेसेसरीली कि एवरी टाइम द बॉस आस्क्स यू टू जनरेट आइडियाज। वही देख रहे हैं कि एटीट्यूड ही हमारे बॉस का या बॉसेस का ऐसा है या सीनियर्स का ऐसा है कि वो हर वक्त नया नया कुछ थोड़े थोड़े देर या बाद जब जो है ना नई चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, रिस्क टेकर्स भी हैं। तो हमने भी अपने अंदर ये चीज बना आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ में काम भी आ रही है और ये पॉजिटिव में प्रूवन भी हो रही है। तो आप अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हो इस तरह, नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम यू से थिंग्स। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हर दफा हमें हर बात कहते नहीं है, कभी कभी करके भी तो दिखा रहे होते हैं। उसको एन एग्जाम्पल, तो वो करके दिखा रहे होते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो चाहे दैट कैन बी अच्छी और बुरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो सेम इज द केस कि अगर आप अच्छे लीडर या बॉस हो तो आप वो आइडियाज उनको यूज ना काइंड ऑफ ट्रांसफर करते हो, कि वो उनको एज अ टूल वो यूज करते हैं, क्योंकि हम भी ये चीज कर सकते हैं अगर अगला बंदा कर सकता है तो। अब हम बात करते हैं उन तीन चार की आइडियाज पेन डाउन करने की। माइंड मैप है, एफिनिटी डायग्राम है और फिशबोन डायग्राम है। ये आपके जो है ना मेजर तीन है बुक के अंदर। पेज नंबर बेटा मुझे याद नहीं है बुक में क्या है। लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में आए हो कि जहां आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी हो किसी मसले से निकलने के लिए, कोई काम करने के लिए? कोई टास्क दिया गया हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, कोई काम दिया गया हो करने के लिए, उसके बारे में सोचा हो कि ओके मैं कैसे करूं ये काम या कैसे किया जा सकता है ये काम? कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि जहां इसको यूज करने की जरूरत पड़ी हो पढ़ाई के अलावा? नो मैम, ये किसने कहा था? ओके कोई बात नहीं, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। कि कभी अगर छुट्टी पे जाना है या कुछ लेट को या होना है तो अम्मा अब्बा से कैसे बात करनी है या कुछ ऐसी इस तरह की सिचुएशन तो इस उम्र में आ ही जाती हैं। I'm not lying to your parents, it's just that how you're going to put the thing in front of your parents कि ओके ऐसा है तो मैंने जाना है तो मैंने ये करना है तो मैंने वो करना है। अच्छा जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? अभी सिर्फ माइंड में आइडियाज को इधर से उधर और उधर से इधर करना। अपने अगेन एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा दुनिया का हमारा कितना है, फलाने टॉपिक के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कितनी है, उसके बारे में अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे माइंड में ये चीजें हैं भी कि नहीं। अभी हमने कोई गूगल शूगल अंकल आंटी अम्मी अब्बू से कोई हेल्प नहीं ली है। अभी हम अपनी ही जो माइंड है उसको यूज करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में देखेंगे अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो ले भी सकते हैं, मगर पहला स्टेप ये होगा कि हम पहले करेंगे। तो वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि मैं किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ इस सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे मिली है। Main purpose of the brainstorming is to let ideas flow freely without worrying about how much you know or don't know. आइडिया जनरेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग वो चीज होती है कि जब आपके पास आपने अपने आप को टाइम अलॉट कर दिया है कि आधा घंटा है या 1 घंटा है या 15 मिनट है मेरे पास, उसमें आपको 2 आइडियाज आ रहे हैं या 10,000 आइडियाज आ रहे हैं, वो कोशिश करो कि आपने उन आइडियाज को उस वक्त लिमिट नहीं करना है, सारों को लिखते जाओ। रीजन क्या है हमें नहीं पता, इस वक्त आइडियाज आए चले जा रहे हैं। वो जैसे पॉपकॉर्न्स नहीं होते, पॉप हो रहे हैं किली के अंदर, अब वो कौन सा वाला जला हुआ मिलेगा कौन सा वाला अच्छा मिलेगा वो अभी हमें नहीं पता, तो लेट देम पॉप। तो आपके जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से जो टाइम हमने अपने आप को अलॉट किया हुआ है कि इस टाइम में मैंने इस टाइम फ्रेम में बता आइडिएशन करनी है, अपने आइडियाज निकालने हैं, उस टाइम लिमिट में जितने आइडियाज आ रहे हैं वो आपने निकालने हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी मैं ये बात कर रही हूँ, और जो अच्छे लीडर्स होते हैं या बॉसेस होते हैं मीटिंग करने बैठते हैं तो वो भी आपको जो टाइम अलॉट होता है कि अभी आ जाओ हमने आधे घंटे की मीटिंग करनी है, मीटिंग में ना फलाने मसले के ऊपर डिस्कशन करनी है,
तब उस आधे घंटे में जितने भी मसलों के हल आप लोग दे सक रहे हो, तो वो एक अच्छा बॉस या लीडर कभी लिमिट नहीं लगाएगा उनके ऊपर। आधा घंटा खत्म, उसके बाद फिल्टराइजेशन शुरू होती है कि ओके अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 आइडियाज, अभी 50 के 50 हम यूज नहीं कर सकते, उसमें से कौन से यूज करेंगे, फिर फिल्टराइजेशन होगी। तो यहाँ जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है तो अपने आप को लिमिट नहीं करें, कोई पता नहीं कि हमने अगला कोई आइडिया शायद पिछले वाले आइडिया से भी बेहतर होगा। तो जितना टाइम अपने आप को अलॉट किया हुआ उस टाइम में तो फ्रीली सोचो। रिकॉर्ड ऑल आइडियाज, अगर लिखने में ज्यादा वो है तो रिकॉर्डिंग अपनी आप कर सकते हो। इस स्टेज के ऊपर कोई फिल्टर नहीं करते, कोई जजमेंटल नहीं होते। इवन अगर हम मीटिंग में बैठे हैं तो आपकी तरफ से कोई आइडिया है, आपकी तरफ से कोई आइडिया है, तो ना आपको ले ये क्या आइडिया दे दिया, ना ही मेरी तरफ से आना चाहिए ये कोई आइडिया था भला। तो क्या हुआ, मैंने उस मीटिंग कुछ सिचुएशन क्रिएट की, इनके माइंड के ब्रेनस्टॉर्मिंग को मैंने दरवाजा बंद कर दिया कि एक कॉन्शियसली होकर और दूसरा थोड़ा सा शर्मिंदा होकर। अब इनके माइंड में अगर कोई आइडिया आना भी था तो ये नहीं देंगे, क्योंकि उसका सोच ही नहीं पा रहा बेचारा परेशान होकर। और अगर आ भी गया है 5-7 मिनट बाद तो नहीं, मैंने मुंह नहीं खोलना, फिर कोई ये बोल देगा या जो बॉस है वो बोल देंगे, तो ये गड़बड़ होगी। अब इनके सारे आइडियाज के बजाय इनका ही एक वो आइडिया इतना अच्छा हो सकता था, हमने क्या किया कि वो आयर ने ही नहीं दिया टेबल के ऊपर। तो इस वजह से जितने भी आइडियाज आ रहे होते हैं उसको आने देते हैं फ्रीली। इसी तरह फिर एक जो है ना वो फ्रेंडली माहौल भी बनता है आपका जहां आप काम कर रहे होते हो। तो आइडियली तो यही होता है, लेकिन अब आगे आपको इस तरह के बॉसेस मिल भी सकते, थोड़ा सा आपको शन करते हैं और कहें कि बस आप तो आप मत ही बोलें, आप बोलें, वो इस तरह के भी बॉसेस आपको मिल सकते हैं। तो बी यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग इन एवरी सिचुएशन। ना आपने इधर जजमेंटल होना है, ना क्रिटिक करनी है, क्रिटिसिज्म भी इस सिचुएशन में नहीं करनी है। और अगर क्रिटिसिज्म भी करना है बाद में तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एक अच्छा अगर लीडर या फोकस ऑन क्वांटिटी। इस वक्त जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तो वी नीड टू फोकस ऑन द क्वांटिटी नॉट एट द क्वालिटी। इस वक्त द ग्रेटर द नंबर ऑफ आइडियाज द बेटर। सेट अ टाइम पीरियड, जैसे मैं कहा था ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, वो जरूर सेट करो। उसके अंदर जितने आइडियाज आ रहे हैं लेट देम फ्लो। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है? फिर यहाँ अब आप काम करोगे कि जब फॉर एग्जांपल समझो हमारा वो 1 घंटा खत्म हो गया, अब उसके ऊपर जो है ना वो बॉस तो उठ के चले जाते हैं। अब आप लोग इसके ऊपर काम करो, किस कोई कोई एक आध कोई सीनियर है या तो कोई टीम लीडर है, अब इसके ऊपर काम करो, देखो कि क्या फिजिबिलिटी निकलती है, कौन कौन से चीजें फिट बैठ सकती हैं, एंड एक डॉक्यूमेंट बना के मुझे दे दो। फिर आपकी बारी आएगी वो डॉक्यूमेंट बनाने की, अभी तो चीजों को नोट डाउन किया हुआ है। फिर फिल्टर करोगे कि जी सारों के जो आए हैं उस वक्त भी अगेन कोई जजमेंटल नहीं होना, हमारा तो वैसे ही फजूल था इस वजह से निकालना पड़ा ये आइडिया एंड ऑल दैट ना। आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हो, स्कूल कॉलेज में नहीं होगे, तो आपने प्रोफेशनलिज्म ही दिखाना है कि अगर किसी के आइडिया को आप निगेट कर भी रहे हो या नहीं भी डाल रहे हो तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। वो बुलिंग नहीं करनी है अपनी ऑफिस के अंदर ना। तो इम्प्रूव आइडियाज उस वक्त हम करेंगे कि कौन से आ सकते हैं। हो सकता है कि जो हम रिपोर्ट बनाकर दें या जो डॉक्यूमेंट बनाकर दें उसमें मजीद जो हमारे बॉस हैं, क्योंकि अगेन हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमसे ज्यादा सिचुएशन को समझते हैं, तो उसमें से भी वो अभी थोड़ी सी रिव्यूइंग करके हमें दें कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा करके वैसा कर दो, हो भी सकता है ये, और ये भी हो सकता है कि वो थम्स अप दे दें कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए। तो बी रेडी फॉर दैट कि रिजेक्शन थोड़ी सी आ भी सकती है वहां से। ये नहीं कि जी यही तो पॉइंट्स हमने सोचे थे तो उन्होंने तो कहा था कि इसी के ऊपर बना के दे देना एंड ऑल दैट, तो उन्होंने तो ओवरऑल कंपनी की फिजिबिलिटी देखनी है कि ये चीजें कंपनी के लिए फायदेमंद हैं कि नहीं है, तो उसमें से अगर एडिटिंग करेंगे तो ओके। अच्छा, इसको करके फिर हम एंड करते हैं। इस स्लाइड को पढ़िएगा, एक सिचुएशन है, ये बुक में से लिया मैंने। आप लोग के कोर्स में मार्केटिंग है? नहीं है ना अभी? ओके इन 5 मिनट्स। जी क्या समझ में आया इस सिचुएशन से?
Product manager calls a team meeting to discuss a product's unique selling proportion, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं इसको, यूएसपी को. The USP will then be shared with the marketing and sales team for communication about the product. आप समझो कि हम सेल फोन ही बना रहे हैं, हम बनाते हैं, ठीक है ना. अब मैंने एक मीटिंग कॉल की है, मैं अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, आप लोग आए हो मीटिंग करने के लिए. अब मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे सेल फोन में ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो सेल फोन में नहीं पाया जा रहा. ये भी स्मार्टफोन है, XYZ भी स्मार्टफोन्स हैं, तो हमारे भी इस तरह के बहुत सारे हैं. तो हमारे इस वाले मॉडल के अंदर ऐसा क्या यूनिक पना है कि जो हम सेल कर सकते हैं, हम वो डिसाइड करेंगे और वो इंफॉर्मेशन उठा के फिर हम सेल्स और मार्केटिंग टीम को देंगे, ताकि अब जाओ और इसकी जो एड्स बनाओ या जैसे भी मास कम्युनिकेशन करनी है, लोगों तक ये खबर पहुंचानी है कि हमारा इस फोन के अंदर ये वाओ फैक्टर है या फीचर है. वो अब आपका काम है सेल्स और मार्केटिंग वालों का. हमारा काम ये है कि हम इधर बिहाइंड द वो डोर जो है ना, वो बैठ के अभी सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आइडियाज निकाल रहे हैं. उसको कामयाब बनाना तो वो उन लोगों का काम होता है. तो अब यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि वो आप जो है वो रीयूजेबल हो सकता है. किसी ने बोला, हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो किसी एक कलीग ने बोला कि जी सर ये रीयूजेबल है. ओके, हमने लिख लिया. किसी ने कहा लॉन्ग लास्टिंग है, किसी ने कहा अफोर्डेबल हो सकता है. ये सारे वर्ड्स जो हैं, ठीक है, हमने लिख लिए. ये समझो कि सारे लोगों की तरफ से आइडियाज आ रहे हैं. जरूरी नहीं कि हर एक एक डिफरेंट लोगों से अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक ही बंदे की तरफ से आइडिया आ रहा हो. लेकिन क्या ये तरतीब से लग रहा है या बेतरतीबी से लिखा हुआ लग रहा है? आइडियाज तो हमने लिखे हैं. तरतीब लग रहा है कि बेतरतीबी? तरतीब किसको लग रही है और बेतरतीब किसको लग रही है? हैंड रेज करना पहले, बेतरतीब वाले ऊपर करके. और आप लोग भी बताना, और तरतीब में किसको लग रहा है? ओके, ये तरतीब में नहीं है. अभी हम देखते हैं, अगले वाला देखोगे ना फिर थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा. क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपस में, जैसे कि सेफ्टी हमने बनाई थी ना उधर, अब सेफ्टी की हेडिंग दे दी और सेफ्टी के नीचे क्या करने वाले हैं हम, कि जी वो हेलमेट्स लेके जाएंगे और फलानी फलानी चीजें लेके जाएंगे. तो इनमें कुछ चीजें इस वाली लिस्ट के अंदर आपस में रिलेटेड हैं और वो एक साथ नहीं पुट की हुई हैं, तो वो रिलेशनशिप बिल्डअप ही नहीं हो रहा. ऐसे लग रहा है कि ये सारे अलग अलग पॉइंट्स है ना इस वक्त, हालांकि ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है. इस वाली में हाँ, इधर देखो. अब ये माइंड मैप हमने यूज किया अपने आइडियाज को डालने के लिए. वही चीज है मिडिल के अंदर, यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर नजर आ रहा हो ना, है ऐसा ही है. और इधर अफोर्डेबिलिटी की बात हुई भी थी एक जगह, और साइड में ही कहीं रीयूजेबल की बात हुई भी थी अलग. हालांकि अफोर्डेबल से रिलेटेड है यूजेबल, रीयूजेबल. अब कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, उस वक्त लग रहा था कि वो अलग ही पॉइंट है, कनेक्शन नहीं ना बिल्डअप हो रहा था. तो वो अब बंदा कहेगा कि जी आप कह रहे हो अफोर्डेबल है, आप कह रहे हो रीयूजेबल है, किस तरह की बात हो रही है. तो वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो बेशक काम सकते हैं, लेकिन फिर भी तरतीब से लिखना होता है. कि आपने अगर अफोर्डेबल की बात कर रहे हो, इन्होंने कहा कि जी सर हमारा जो है ना ये सेलफोन बड़ा अफोर्डेबल है. कहेंगे अच्छा ठीक है, मगर बच्चे आपके माइंड में ये आया तो किस तरह आप समझो कि ये अफोर्डेबल है? तो वो कहेंगे यार सर ये रीयूजेबल है. या कभी कभी इनके माइंड में नहीं भी आएगा, तो किसी और से पूछ लेंगे कि वो समझ में आ रहा है कि हमारा है वो क्यों अफोर्डेबल हो सकता है. तो कोई दूसरा बंदा कह सकता है सर ये रीयूजेबल है हमारा, क्योंकि हमने पता कराया जो मैन्युफैक्चरिंग वाले उससे कि ये हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं. नॉट ओनली सेलफोन, चलो कोई और चीज को भी हम ले लेते हैं कि ये रीयूजेबल है, इस वजह से अफोर्डेबल है, बार बार लेने नहीं पड़ेगा किसी को, 2 3 4 5 6 साल बाद लेने की जरूरत पड़ेगी. मिडिल क्लास को ये टारगेट कर सकता है, ये इतना है कि ये एलीट क्लास भी ले सकती है और ये मिडिल क्लास भी ले सकती है. तो अगर हम वहां वाले पॉइंट्स को देखें, वो भी यही सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वो इधर उधर स्कैटर्ड लिखे हुए थे, जबकि इन कुछ पॉइंट्स का कनेक्शन बिल्डअप हो रहा था. तो वो अगर हम करते तो हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च होता, कि अगले बंदे को बताना पड़ता सर ये इसके साथ है, फिर हमने वो शायद लाइंस ड्रॉ करनी पड़ता, वो एक को हाईलाइट करके ए लिख देते, इसको हाईलाइट करके ए लिख देते, ये आपस में मिल रहे हैं. तो वहां अगेन टाइम ज्यादा होता कि अगला बंदा आपको कहेगा कि जब हम 2 घंटे बाद हमारी वो हो गई है
आइडिएशन हो गई है, चलो अब बैठते हैं कि किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को। तो वो फिर उस वक्त रिलेटेबल हो ही नहीं सकेगा, माइंड भी नहीं आएगा किसने कौन सी चीज बोली थी। तो देर एंड देन अगर हम तरतीब से लिख लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है। सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलेशनशिप बनाए हम अफोर्डेबल और रीयूजेबल वाली चीज को, शायद उसे ना भी बना पाए हम सही तरीके से, रीयूजेबल को अलग ही पॉइंट बना दे। तो इसलिए तरतीब से पहले ही लिख लेनी चाहिए चीजें। अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाते चले जाएंगे, लेकिन इन्हीं को फिर हम एंड पर जब जिसको कहते हैं ना कि फिल्टर करेंगे, तो फिर देखेंगे कि क्या हम है वो वाकई अफोर्डेबल है। फिर हम कहेंगे नहीं यार, ये अफोर्डेबल वाले पॉइंट हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ही हो सकता है, बिकॉज ये इतना कोई ज्यादा सस्ता चीज नहीं दे रहे हम। तो इसका मतलब है ये क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आइडिया जनरेशन करते वक्त आने दो, बाद में देखी जाएगी कि कोई चीज हमने ऐड करनी है या नहीं करनी है। इधर तक क्लियर है? इसी से हम फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अलार्म बज गया है, तो क्लास जो है वो एंड हो गई है जी। ऑनलाइन कल से मुराद मेरी मंडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे, सॉरी इरफान, मंडे की छुट्टी अनाउंस हुई है? वो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बच्चों की तरफ से खबर आई थी, मगर वो स्कूल्स के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अभी तक कोई जब तक मैसेज नहीं आएगा नहीं, तो ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। मुझे भी तभी पता चलता है जब ग्रुप में मैसेज आता है। अस्सलाम तो वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है मंडे इज ऑन। मैम मैंने ये पूछना था कि हाँ जी। ये जो बुक पे है सारा सिलेबस, तो ये काफी डिटेल में लिखा होता है और आप जो कराती हैं वो मेन पॉइंट्स होते हैं, तो हम जो मेन पॉइंट्स है वो कर सकते हैं या बुक से